अनन्या के मुंह से टाइगर का नाम सुना तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो कड़क आवाज में तुरंत बोला, क्या कहा तुमने अभी? इससे पहले कि मॉन्टी अनन्या से कोई जवाब की उम्मीद करता, उसने देखा कि अनन्या की आंखें अपने आप बंद हो गई। वो बेहोश हो चुकी थी। ऐसे में मॉन्टी हैरान हो गया और अभिनव को ले जा रही रेस्क्यू टीम की तरफ तुरंत चिल्लाते हुए बोला, हेल्प! मॉन्टी की आवाज सुनकर जब रेस्क्यू टीम की नजर अनन्या पर पड़ी तब उनमें से कुछ लोग उसे भी संभालने के लिए आ गए। अनन्या को एक दूसरी एम्बुलेंस में शिफ्ट कर दिया गया। वहीं मॉन्टी अभिनव के साथ पहली एम्बुलेंस में जाने लगा। अभिनव का इतना बुरा हाल देखकर मॉन्टी की धड़कनें अपने चरम पर पहुंच चुकी थीं। अभिनव, अभिनव तुम ठीक हो? मॉन्टी ने अभिनव को उठाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं उठा। अभिनव का काफी खून बह चुका था। ऐसे में मॉन्टी ने तुरंत फोन निकाला और अकरम का नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ अपने बार में बैठा दिक्पाल अभिनव की मौत की खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसके सामने शराब की एक महंगी बोतल रखी थी जिसे खोलने के लिए वो पागल हुआ जा रहा था। अभी तक तो अभिनव की खबर आ जानी चाहिए थी। जिस तरह के आदमी पुखराज ने भेजे हैं उस हिसाब से तो अभिनव का बच पाना नामुमकिन है। अब तो हॉस्पिटल वालों ने उसका डेथ सर्टिफिकेट भी बना दिया होगा। दिक्पाल ने खुद से कहा। उसे इस बार अपने कामयाब होने का पूरा भरोसा था। इस बार टाइगर चाहकर भी दिक्पाल को मात नहीं दे सकता था। हालांकि वो तब भी कहीं न कहीं थोड़ा बेचैन था। अपनी जीत पर इतना भरोसा होने के बाद भी उसके मन में थोड़ा शक था। भले दिक्पाल का पलड़ा भारी हो लेकिन वो जानता था कि ऐन वक्त पर टाइगर तराजू पलट देता था। वो हमेशा दिक्पाल के किए हर हमले से आसानी से बच जाता था। दिक्पाल को उसकी इसी खूबी से सबसे ज्यादा परेशानी थी। वो इस बार भी ना बच गया। नहीं, वो नहीं बच सकता। ये मेरा आखिरी चांस है। अगर टाइगर अब भी नहीं मरा तो मेरा खेल खत्म है, दिक्पाल ने अपने आप से कहा। और इतने में उसकी नजर पास रखे टीवी के रिमोट पर गई। उसने एक पल के लिए सोचा कि अगर टाइगर को गोली लगी होगी तो उसकी न्यूज टीवी पर जरूर आई होगी। ऐसे में दिक्पाल ने तुरंत रिमोट उठाया और अपने सामने लगी टीवी चालू कर दी। दिक्पाल एक के बाद एक न्यूज चैनल बदलता गया लेकिन उसे अभिनव या टाइगर से जुड़ी एक भी खबर नहीं दिखी। ऐसे में उसके माथे पर चिंता के सल साफ नजर आने लगे थे। फिर अचानक बार का दरवाजा खुला और दिक्पाल का ध्यान अंदर आए हुए आदमी पर गया। बॉस, स्टीव और डेविन वापस आ गए। स्टीव घायल हो गया है इसलिए हमने उसे तुरंत हॉस्पिटल भेज दिया है। उस आदमी ने एक सांस में अपनी बात कही। स्टीव के घायल होने की खबर सुनकर दिक्पाल तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ और बेचैन होते हुए बोला, स्टीव घायल हो गया? किसने घायल किया उसे? और टाइगर को गोली लगी या नहीं? दिक्पाल के सवालों पर उसके आदमी ने धीरे से सिर हिलाया और एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, गोली लग चुकी है बॉस, वो भी बहुत सारी। हमारा प्लान कामयाब रहा। दिक्पाल की आंखें बड़ी हो गई। उसने एक गहरी सांस ली और फिर से कहा, सच में कामयाब हो गया है ना? जी बॉस, किसी भी वक्त न्यूज में भी ये खबर आती होगी, उस आदमी ने कहा। दिक्पाल को अब भी उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो कहीं कुछ गड़बड़ हो। ऐसे में वो फिर से बोला, पक्का पक्का उसे गोली लगी है ना? टाइगर मरा तो है ना? क्योंकि एक तरफ तुम कह रहे हो कि स्टीव घायल हो गया है। दिक्पाल के सवाल पर उस आदमी ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, बॉस, स्टीव घायल जरूर हुआ है लेकिन उसने अपना काम कर दिया। डेविन ने मुझे बताया कि जब वो दोनों टाइगर को गोली मारकर भाग रहे थे तब टाइगर के किसी आदमी ने उन पर गोली चलाने की कोशिश की थी। अच्छा, फिर ठीक है, दिक्पाल ने कहा। और इतने में अचानक उसे टीवी से एक आवाज सुनाई दी। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली एयरपोर्ट से, जहां अभी अभी प्रोटॉन पब्लिशर्स के नए वाइस प्रेसिडेंट अभिनव को गोली लग चुकी है। एयरपोर्ट की रेस्क्यू टीम ने तुरंत अभिनव को और उनके साथ एक लड़की को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेज दिया है। हमलावर कौन थे इसकी जांच करना अभी बाकी है। एंकर की बात सुनकर दिक्पाल की आंखें टीवी स्क्रीन पर चिपक गई। उसने देखा कि टीवी में अभिनव को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाते हुए दिखाया जा रहा था। उसके चेहरे पर एक ऑक्सीजन मास्क था और मॉन्टी उसके करीब रहकर उसे संभाल रहा था। मॉन्टी के कपड़े भी अभिनव के खून से भीग चुके थे। दिक्पाल ने एक पल के लिए उस दृश्य को गौर से देखा और फिर तुरंत अपने आदमी की तरफ पलट कर कहा, पता लगाओ, जल्दी से पता लगाओ ये हरामखोर मरा है या नहीं। दिक्पाल का ऑर्डर सुनते ही उसके आदमी ने हाँ में सिर हिलाया और वो तुरंत बार से बाहर चला गया। उसे जाते देख दिक्पाल की नजर फिर से टीवी स्क्रीन पर घूम गई और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। उसे एक पल के लिए लगा मानो वो जीत चुका था और कम से कम उसे इस बात का सबूत तो मिल ही गया था कि अभिनव गंभीर रूप से घायल था। सिर्फ उसका बहता खून ही दिक्पाल की बेचैनी को ठंडा करने के लिए काफी था। ऐसे में दिक्पाल ने तुरंत अपने पास रखी शराब की बोतल उठाई और उसका ढक्कन खोलकर फेंक दिया। अपने लिए एक पैक बनाकर वो चाव से अभिनव के घायल होने की खबर देख रहा था। इतने में उसे कुछ सूझा और उसने तुरंत अपना ग्लास टेबल पर रखा और फोन उठा लिया। दूसरी तरफ हजारों मील दूर कनाडा में पुखराज और अधिराज भी शराब पी रहे थे। अधिराज ने एक पल के लिए पुखराज को देखा और पूछा, दिक्पाल ये काम कर पाएगा या नहीं? पुखराज ने अपनी शराब का एक घूंट लिया और फिर कहा, नहीं कर पाया तो मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। उसकी लापरवाही से हम 18 साल तक इस अंधेरे में रहे कि टाइगर मर चुका है। सजा तो उसको मिलनी ही चाहिए। अधिराज ने पुखराज की बात पर हाँ में सिर हिलाया और इतने में पुखराज का फोन बजने लगा। स्क्रीन पर दिक्पाल का नाम देखकर पुखराज ने एक पल के लिए अधिराज को देखा और फिर फोन उठाते हुए कहा, दिक्पाल क्या हुआ, हार या जीत? जीत पुखराज जी, जीत। टाइगर को गोली लग गई है, दिक्पाल ने गर्व से ऐलान किया। उसकी बात सुनते ही पुखराज ने एक गहरी सांस ली और फिर फोन नीचे करते हुए कहा, अधिराज जरा टीवी चालू करके कोई इंडियन न्यूज चैनल लगाना।
अधिराज ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और पास रखे रिमोट से सामने लगी एक बड़ी सी टीवी ऑन कर दी। फिर एक इंडियन न्यूज चैनल पर पहुंचते ही उन्होंने उसमें चल रही हेडलाइन देखी तो उन दोनों की आंखें बड़ी हो गई। क्या हुआ पुखराज जी, मैंने कहा था ना मैं टाइगर का खेल खत्म कर दूंगा। आप भी शॉक्ड हो ना? ना तो मैं शॉक्ड हूँ और ना ही टाइगर अभी तक मरा है दिक्पाल सिंह रावत। मैं तब तक इसे जीत नहीं मानूंगा जब तक उसकी लाश चिता पर जलकर राख नहीं हो जाती। तुम पहले भी हमको ये बहकावा दे चुके हो कि टाइगर मर गया है, लेकिन फिर 18 साल बाद वो अचानक से वापस आ गया। पुखराज दिक्पाल के ऊपर भड़क उठा। उसकी फटकार सुनकर दिक्पाल घबरा गया और तुरंत अपनी सीट पर सीधे बैठते हुए बोला, पुखराज जी आप चिंता मत लो, वो मर जाएगा, उसे मरना ही होगा। अगर गलती से भी जिंदा हो गया तो मैं उसके हॉस्पिटल को ही बॉम्ब से उड़वा दूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत लो। दिक्पाल की बात सुनकर अधिराज ने पुखराज को फोन स्पीकर पर डालने का इशारा किया। पुखराज के स्पीकर मोड ऑन करते ही अधिराज ने गहरी आवाज में कहा, तुम पहले भी बेवकूफों जैसी बातें करते थे और अब इस उम्र में भी तुम्हारे अंदर ढंग की बात करने जितनी अकल नहीं आई है दिक्पाल। एक बात याद रखना, अगर टाइगर का दिल फिर से धड़का तो मैं तुम्हारे दिल की धड़कनें हमेशा के लिए बंद करवा दूंगा। अधिराज की बात खत्म होती ही पुखराज ने फोन काटा और एक ही घूंट में अपनी शराब का ग्लास खाली कर दिया। उधर अधिराज की धमकी सुनकर दिक्पाल के पसीने छूट गए। टाइगर के बच जाने का उसका डर अब कई गुना बढ़ चुका था। दिक्पाल की धड़कनें तेज होने लगी थी। ऐसे में उसने कांपते हुए अपनी जेब से एक सिगरेट और लाइटर निकाला और फिर उसे जलाने लगा। अपने हाथों के कांपने से दिक्पाल सिगरेट को भी ठीक तरह से नहीं पकड़ पा रहा था। अधिराज जो दिक्पाल के बेटे की उम्र का था वो उसे धमकी दे रहा था। दिक्पाल को अधिराज की धमकी से सिर्फ डर नहीं लग रहा था बल्कि उसे बेहद गुस्सा भी आ रहा था। अम्मा जी तक तो ठीक था, लेकिन वो उनके पोतों के मुंह से गाली नहीं सुन सकता था। दूसरी तरफ अभिनव ऑपरेशन रूम के अंदर था और मोंटी बाहर अपना सिर पकड़कर बैठा था। इतने में अचानक हॉस्पिटल के बाहर 4 महंगी गाड़ियां आकर खड़ी हुई और उसमें से अकरम, बलराज, लोकेश और डीके तेजी से नीचे उतर गए। वो चारों अपने अपने बॉडीगार्ड्स के साथ हॉस्पिटल में दाखिल हुए और ऑपरेशन रूम की तरफ बढ़ने लगे। मोंटी को रूम के बाहर बैठा देख अकरम ने तुरंत पुकारा, मोंटी। अकरम की आवाज सुनकर मोंटी अपनी जगह से खड़ा हो गया और टाइगर ग्रुप के सभी सीनियर्स को देखने लगा। क्या स्टेटस है? ऑपरेशन चल रहा है अकरम, कुछ कह नहीं सकते। मोंटी ने धीमे सुर में कहा। इतने में बलराज एक गुस्से भरी गहरी सांस लेकर बोला, किसने हमला किया था टाइगर पर मोंटी? कौन था एयरपोर्ट पर? बलराज के सवाल पर मोंटी ने एक हताशा भरी गहरी सांस ली और कहा, कोई आइडिया नहीं है बलराज, 2 अनजान आदमी थे, उन्होंने हुडी से अपना चेहरा ढका हुआ था। दिल्ली में हमला हुआ है तो दिक्पाल ने करवाया होगा। अकरम ने एक और गहरी सांस लेकर कहा। उसकी बात सुनकर बलराज का खून गर्म हो गया और वो अपनी भौं तान कर बोला, तो फिर हम सब क्या यहाँ झक मारने आए? चलो अभी के अभी उस दिक्पाल के टुकड़े टुकड़े करके आते हैं। साले की ये मजाल जो अभिनव पर गोली चलवाए। हाँ चलो, मैं अभी अपने आदमी को बुला लेता हूँ। लोकेश ने कहा। डीके भी हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, आज तो हार नहीं तो पार, दिक्पाल को कल का सूरज नहीं दिखना चाहिए। उन तीनों का जोश देखकर अकरम ने फिर से एक गहरी सांस ली और ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, हम जोश में होश नहीं खो सकते। दिक्पाल फिलहाल हमारे ग्रुप से हमले की अपेक्षा कर रहा होगा और उसने अपनी सिक्योरिटी भी तैनात की होगी। हमें पहले सोचना होगा, एक प्लान बनाना होगा, उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। अकरम की बात पर बलराज ने एक हताशा भरी सांस ली। वो अभी के अभी दिक्पाल के सामने जाकर अपने हाथों से उसकी गर्दन तोड़ देना चाहता था। उसके अंदर किसी प्लान के बनने और उसके कामयाब होने का इंतजार करने की क्षमता नहीं बची थी। सब लोगों की बात सुनकर मोंटी एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर बोला, मुझे नहीं लगता हमें दिक्पाल को मारना चाहिए। मोंटी की बात सुनते ही सभी लोग दंग रह गए। बलराज ने हैरान होकर एक पल के लिए अकरम को देखा और फिर कहा, ये क्या बोल रहा है? इसके अंदर इसके बाप का असर तो नहीं आने लगा? बलराज! अकरम तुरंत बलराज पर चिल्ला पड़ा। ऐसे में बलराज शांत हुआ और फिर अकरम मोंटी की तरफ देखकर आगे बोला, तुम क्या कहना चाहते हो? मोंटी ने एक गहरी सांस ली और कहा, असल में इटली से निकलने से पहले मेरी अभिनव से इस बारे में बात हुई थी। वो चाहता था कि संजय अंकल को न्याय मिले और दिक्पाल को उसके किए की कानून से ही सजा मिले। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बलराज ने झेपते हुए कहा। लेकिन अकरम थोड़ा सोचते हुए बोला, अभिनव जो चाह रहा है वो मुझे भी सही लग रहा है और अगर एक बार को हमें कोई ऑब्जेक्शन हो तब भी हम टाइगर के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते। तुम ये क्या बोल रहे हो अकरम? अरे टाइगर भले ही हमारा लीडर है, लेकिन हमारे पास भी हक है उसे गाइड करने का, और अगर वो हमारी बात नहीं मानेगा तो अलायना जरूर उसे कन्विंस कर लेगी। बलराज ने कहा। ऐसे में अकरम फिर से गहरी सांस लेकर सख्त आवाज में बोला, बलराज ये सब तब मुमकिन है जब टाइगर जिंदा बचेगा। अभी के लिए हमें सिर्फ ये प्रार्थना करनी चाहिए कि वो किसी तरह बच जाए, बाकी बातें बाद में हो जाएगी। अपनी बात खत्म कर अकरम ने एक पल के लिए मोंटी को देखा और आगे पूछा, अलायना कहाँ है?